नमस्कार दोस्तों। इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था, इससे ये चीज तय होती है कि कौन सा देश कितना फाइनेंशियली वित्तीय प्रभाव से ज्यादा ताकतवर है, और प्राइवेटाइजेशन इससे क्या प्रभाव पड़ता है एक देश की अर्थव्यवस्था पर। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। तो स्वागत है, मेरा नाम है अमन पंचोली और आप देख रहे हैं अमन पंचोली यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अर्थव्यवस्था कुल 3 प्रकार की होती है: कैपिटलिस्ट पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्ट समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में चर्चा की जाएगी। सबसे पहले पर कैपिटलिस्ट अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में हम बात करेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में एक तरीके से देखा जाए तो सारा जो दारोमदार और कंट्रोल रहता है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होता है, यानी गवर्नमेंट का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। प्रोडक्शन से लेकर प्राइस तक, प्राइस से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक सब का निश्चित तय सिर्फ प्राइवेट सेक्टर ही करता है। गवर्नमेंट का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाए तो सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ के जिसे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, एडम स्मिथ के विचारधारा से निकली है। दुनिया में कई देश हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आधार पर काम कर रहे हैं, जैसे कि यूएसए, यूके, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, सिंगापुर इत्यादि। यहाँ तो बात होती है पूंजीवादी। अब हम बात करेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में टोटल तरीके से जो कंट्रोल होता है, प्रोडक्शन से लेकर प्राइस तक, प्राइस से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक जो भी कंट्रोल होता है वो सारा गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी सबसे पहले कार्ल मार्क्स के विचारधारा से प्रभावित है। कार्ल मार्क्स एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स है जिन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था प्रदान की। जितने भी देश है उनमें से कई देश भी समाजवादी अर्थव्यवस्था के तौर तरीकों पर काम कर रहे हैं, जैसे कि रसिया, क्यूबा, उत्तर कोरिया इत्यादि। समाजवादी अर्थव्यवस्था में पूरी तरीके से कंट्रोल गवर्नमेंट का रहता है, प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल नाम मात्र रहता है। चीन भी इस समाजवादी अर्थव्यवस्था का साथ लेता है। और लास्ट जो बचती है वो अर्थव्यवस्था है मिक्स्ड अर्थव्यवस्था यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिक्स्ड इकोनॉमी, जो कि आपको पता ही होगा भारत और पाकिस्तान जिस अर्थव्यवस्था को फॉलो करते हैं। मिक्स्ड अर्थव्यवस्था में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का सहयोग होता है। गवर्नमेंट जैसे कि बीपीसीएल, एयर इंडिया, एमटीएनएल, ऑयल कंपनीज, रेलवेज, ये सब गवर्नमेंट के अंडर काम करती है। लेकिन वहीं प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां जैसे कि जियो, आइडिया, ब्रिटानिया, ये सब कंपनियां प्राइवेट सेक्टर के विरुद्ध तहत काम करती है। प्राइवेट सेक्टर के तहत काम करते हुए इन्हें पूरा अधिकार होता है, ये अपने हिसाब से रेट तय कर सकते हैं, प्रोडक्शन तय कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन तय कर सकते हैं। गवर्नमेंट का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता। पर लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनियां होती हैं जैसे एयर इंडिया, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल, ये सब गवर्नमेंट के अंदर तय होती हैं। इनकी रेट, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि इत्यादि। सबसे पहले इस अर्थव्यवस्था को फ्रांस ने अपनाया था, और इस अर्थव्यवस्था के फादर कहे जाने वाले J.M. किन्स, जो इनकी सोच पर आधारित ये अर्थव्यवस्था निकली है। ये यही तीनों अर्थव्यवस्था। अब हम बात करेंगे प्राइवेटाइजेशन के बारे में। व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन क्या है? आखिर क्यों सारी सरकारी कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी धीरे धीरे प्राइवेट कर रही है, और आखिर उससे भारत को क्या लाभ है और क्यों प्राइवेट कर रही है? चलिए, भारत में निजीकरण की शुरुआत 24 जुलाई 1991 में की गई थी। उसका उद्देश्य था भारत में निजीकरण लाना, यानी कंपनियों को, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था में थोड़ा सुधार आए। पर इसके साथ ही प्राइवेटाइजेशन अब जिस तरीके से हो रहा है तो घाटे के आधार पर हो रहा है, यानी जो कंपनियां घाटे में जा रही हैं, गवर्नमेंट कंपनियां, उन्हें निजी हाथों में सौंप कर उनसे थोड़ा अमाउंट, जो नीलामी का अमाउंट आएगा, उसको जनता के वेलफेयर में लगाने की रणनीति बनाई जा रही है। रणनीति में आप देख सकते हैं कि 26 गवर्नमेंट कंपनियां जो पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग के अंडर आती हैं, वो कंपनियां अब निजी हाथों में जाने वाली हैं। 26 कंपनियां कौन कौन सी हैं आप देख सकते वाला है। हालांकि नीलामी की तारीख अभी तय नहीं है,
तारीख 2020 में तय होने वाली थी जुलाई के बाद, पर कोरोना जब सेकेंड वेव लेके आया तो ये चीज टाल दी गई। अब देखना यह है इसकी नीलामी कब की जाएगी और कौन इसको निजी अपने हाथों में, कौन सा बिजनेसमैन इसे निजी हाथों में लेगा। अब आते हैं रेलवे पे। जी हाँ, रेलवे भी निजीकरण होने वाली है, रेलवे भी निजी हाथों में जाने वाला। अब बात करते हैं रेलवे के निजीकरण पे। रेलवे का निजीकरण भी होने जा रहा है। इनफैक्ट कानपुर के रेलवे की नीलामी की कीमत भी बोली जा चुकी है और इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन की भी नीलामी की बोली जा चुकी है। कानपुर के रेलवे स्टेशन की कीमत करीबन 200 करोड़ रुपए और इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन की कीमत करीबन 150 करोड़ रुपए रखी गई है। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सुनील शर्मा ने हमें बताया कि प्राइवेटाइजेशन के तहत चाहते हुए 109 रूटों पर 151 से ज्यादा नई ट्रेनें हमें देखने को मिलेंगी 2023 तक। यानी प्राइवेट होना निश्चित है रेलवे, और बाकी PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज, जिसमें इंडियन ऑयल, एयर इंडिया, एंटीबायोटिक्स जैसी कंपनी आती हैं, वो सब भी प्राइवेट जल्दी होने वाली है। अब प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन होने के बाद नौकरियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और भारत की जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, गवर्नमेंट का हस्तक्षेप न होने से प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों में धांधली होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, यानी नौकरी में घपला होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं? फायदे ये हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस बड़ी आसानी से खोल पाएगा। प्राइवेटाइजेशन में कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट नौकरी के लिए ना भागते हुए अपने स्किल्स पर काम करके प्राइवेट नौकरी पाने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। प्राइवेटाइजेशन से नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। यस, नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। जैसे कि प्राइवेटाइजेशन से कई तरह की कंपनी और खुलेंगी, नई कंपनी खुलती जाएंगी। नई कंपनी खुलते खुलते सरकारी नौकरी की होड़ कम होगी और प्राइवेट नौकरी की ओर भी लोग बढ़ेंगे, तो नौकरी के लिए ऑलरेडी रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। और प्राइवेटाइजेशन से एक फायदा ये है कि लोग मूल्य निर्धारण ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, यानी कि प्राइस ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। क्योंकि आप अगर देखें तो सबसे पहले जब प्राइवेटाइजेशन नहीं था तो लोग अपने घरों में मोबाइल रखना और नेट चलाना, ये सब बहुत बड़ी चीजें होती थी। लेकिन जैसे जैसे इस मार्केट में रेस बढ़ती गई और कंपनियां आती गई नई, तो ऑटोमेटिक कंपनियां कंज्यूमर को अच्छा रेट और ज्यादा अपनी पहचान बनाने के लिए अच्छे से अच्छा और कम से कम मूल्य में चीजें उपलब्ध कराने लगी। तो इससे जनता को बहुत फायदा होगा। प्राइवेटाइजेशन से जनता को एक फायदा ये भी है, पर प्राइवेटाइजेशन से नुकसान भी है। प्राइवेटाइजेशन से नुकसान ये है कि प्राइवेटाइजेशन से अपनी कंपनी को प्रॉफिट दिलाने के चक्कर में कंपनी इंसानों का शोषण कर सकती है, और गवर्नमेंट का हस्तक्षेप ना होने के कारण कंपनियां अपने निर्धारित मूल्यों के ऊपर भी जाकर अपनी मनमानी कर सकती हैं। और जैसे कि गवर्नमेंट सेक्टर में एक फिजिकल अनफिट व्यक्ति के लिए भी नौकरी के प्रावधान और नौकरी के अवसर होते हैं, पर प्राइवेट सेक्टर में ऐसे लोगों के लिए नौकरी के अवसर नहीं होंगे। यहाँ तक कि नौकरी मिलने से पहले भी कई धांधली हो सकती है, जो कि उसमें गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में हो सकती है। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में ये खतरा भी है। तो ये थी पूरा मैटर, व्हाट इज प्राइवेटाइजेशन और टाइप्स ऑफ इकोनॉमी और व्हाट इज इकोनॉमी। ये मैंने तीनों पॉइंट आपको क्लियर करे। होप आपको पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।